हाँ जी, गुड इवनिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका देखा जाए तो फास्ट ट्रैक बुक में एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लीज़ करवा दीजिए। और शायद लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि यार आप एक बार बता दो कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ करवाना है तो मैं वो करवा दूँगा। पर बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एमसीक्यूज़ खोलकर ही नहीं देखा कि यार कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। हालाँकि आप भी जानते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन बुक के है और वो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। पर ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ और मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूँ। ये वाला पीडीएफ दिख रहा है? सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ या तो आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आईसीएआई ने गलत कर रखा। मतलब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है क्या? पहले वो समझ लेते हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अल्टीमेटली जो एमसीक्यूज़ बुकलेट इश्यू किया है आईसीएआई ने वो तो कवर्ड है ही 100%। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हालाँकि वो एमसीक्यूज़ बुकलेट कुछ था ही नहीं यार। वो मालूम है कहाँ से है? पास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स, आरटीपी के क्वेश्चन्स, एमटीपी के क्वेश्चन ये सब मिलाकर उन्होंने डाल दिया जो ऑलरेडी है। पर फिर भी इस बुकलेट में मैं जो आपको दे रहा हूँ, इस पीडीएफ में अभी तक जितने भी एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, चाहे आईसीएआई का एमसीक्यूज़ बुकलेट ले लीजिए, चाहे कभी-कभी आरटीपी का क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी 2025 अटेम्प्ट के लिए मई 2025 के लिए जो एक एमटीपी आया जिसमें ट्रैकिंग एरर है, वो भी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर्ड कर रखा है। सर आपकी फास्ट ट्रैक बुक हो, चाहे आपका रेगुलर बुक हो, चाहे आपका कोई भी बुक है, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है वो करना है क्या? वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने कवर्ड कर रखा है। इट मीन्स आप क्यों अलग-अलग देख रहे हो? बस एक ही पीडीएफ देख के काम खत्म कीजिए, ठीक है? हर क्वेश्चन एक को दूसरे से अलग होगा, इस तरह से टोटल मिलाकर 40 केस सिनेरियो बेसिस पे क्वेश्चन है मेरे पास, 40 क्वेश्चन्स हैं। अब यार एक ही वीडियो में पूरे 40 क्वेश्चंस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आप भी जानते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक केस सिनेरियो को पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। केस सिनेरियो ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पक्का मेरा पढ़ा हुआ होगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा पूरा केस पढ़ने में। उसमें क्या है टू द पॉइंट बात करूँगा और उस क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट से कैसे कर ले ये भी मैं बात करूँगा। टारगेट बस इतना है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिसमें हमें प्रॉपर इक्वेशन से करते आए हैं। लेकिन यार अब कहीं न कहीं हमें इस कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर निकालना है, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस ये पीडीएफ करना है, इसके अलावा बस उसके अलावा बुक कर लीजिए सफिशिएंट है। तो पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हालाँकि ये वाला टॉपिक मैंने आपको कहाँ करवाया था ये टॉपिक जो है ना, 1 सेकंड में इसको खोल लूँ। ये जो टॉपिक है ये एक्सपोनेंशियल मार्केट हाइपोथेसिस का टॉपिक है और कुछ बच्चों को तो पोर्टफोलियो में करवाया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये किसमें सिक्योरिटी एनालिसिस में भी करवा रखा। इट मीन्स कहीं भी करवा रखा, हमारा तो टारगेट हमारा सिलेबस खत्म हो गया। ओके, सर इसमें क्या खास बात थी? इसमें हमें टेस्ट लेना होता था कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, मार्केट एफिशिएंट मार्केट है या नहीं है, ठीक? और उसमें जो टेस्ट होता था वो टेस्ट किसका होता था? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। अगर चार्ट्स देखकर ही बता दोगे कि मार्केट का क्या होने वाला है तो ऐसा मार्केट इनएफिशिएंट। पर पास्ट प्राइस को देखकर आप नहीं बता पाओगे कि किधर जाने वाला है मार्केट। इट मीन्स कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता तो ऐसा मार्केट एफिशिएंट मार्केट पर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट, ठीक है? उसमें कुछ टेस्ट किए थे, एक था अ, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में हम एक पीरियड का कोरिलेशन निकालते थे, एक पीरियड से दूसरे पीरियड को कंपैरिज़न करके दोनों का आपस में कोरिलेशन निकालते थे।
और हमने कहा था कि कोरिलेशन 0 होना चाहिए। थोड़ा-सा समझाना ज़रूरी है यार। अगर कोरिलेशन 0 है, तो इसका मतलब हम अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि यार एक पीरियड का अगर मार्केट डाउन हुआ, तो अगले पीरियड का भी डाउन ही होगा, पॉजिटिव। अगर परफेक्ट नेगेटिव है, तो एक पीरियड का डाउन होगा, तो अगले पीरियड का बढ़ जाएगा। हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए दोनों पीरियड के बीच में कोरिलेशन क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। इसके बाद रन टेस्ट था। रन में हम कुछ नंबर ऑफ प्लस करते थे, नंबर ऑफ माइनस करते थे और हम एवरेज रन निकालते थे और हम कहते थे ना तो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस ऐसा कुछ समझाया था जिसको मैं रन टेस्ट कहता हूँ और रन टेस्ट एवरेज होना चाहिए था। ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन सीरियल कोरिलेशन भी वैसे ही होता है ऑटो कोरिलेशन जैसा। बस ऑटो कोरिलेशन में हम लोग प्राइस का चेंज देखते थे और एक होता है सीरियल कोरिलेशन, है नहीं है आपको क्वेश्चन, पर उसमें हम परसेंटेज परसेंटेज निकालते थे। एक प्राइस से दूसरे प्राइस का कंपैरिजन करके परसेंटेज निकालते थे और उसके बीच में स कोरिलेशन निकालोगे, दिस इज़ सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। और एक होता था फ़िल्टर रूल टेस्ट, नहीं है क्वेश्चन उसका। पर फिर भी फ़िल्टर रूल टेस्ट में क्या होता था, एक हम लिमिट फ़िल्टर सेट करते थे कि यार पिछले दिन के प्राइस से आज का प्राइस एक लिमिट सेट कर लिए 2% से अगर बढ़ता है, तो फिर आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। मतलब एक लिमिट सेट करते थे और एक लिमिट सेट हो गया, अगर 5% से ऊपर गया तो अब मार्केट डाउन होगा। ये होता है फ़िल्टर रूल टेस्ट, जिसकी मदद से भी हम मार्केट का पता लगाया जा सकता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता। चल रहा है आगे। तो 6 मिनट बर्बाद कर दिया। हाँ, तो इनको चेक करना है कि मार्केट एफिशिएंट मार्केट है या नहीं। तो टेस्ट 1 इन्होंने टेस्ट 1 किया, जिसमें उन्होंने कलेक्ट किया डेली प्राइस चेंजेस, ठीक है? और आपने क्या किया? आपने कैलकुलेट किया ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन निकाला और उसकी मदद से कोरिलेशन निकाला मतलब ऑटो कोरिलेशन टेस्ट हो गया, ठीक है? और रिजल्ट इंडिकेट दैट मोस्टली जो ऑटो कोरिलेशन है वो कोएफिशिएंट आर क्लोजेस्ट टू 0। इसका मतलब इसका मतलब सर कोरिलेशन 0 आ रहा है, मतलब आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि इस पीरियड का अगर मार्केट बढ़ता है तो अगले पीरियड का क्या होगा नहीं मालूम। 0 ही तो होना चाहिए या 0 के आसपास। अगर ऐसा है तो हम ऐसे मार्केट को एफिशिएंट मार्केट कहें। इसमें इट मीन्स जो प्राइस है ना वो रैंडमली चेंज हो रही है, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि किधर प्राइस जा रहा है। ठीक है? तो टेस्ट 1 कौन-सा टेस्ट दिखाई दे रहा है? सर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट और इसी टाइप का होता है सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। टेस्ट 2 की बात करें। टेस्ट 2 में हम लोगों ने क्या किया और एक तरीका है एफिशिएंट मार्केट, उसमें हमने प्राइस देख रहे हैं कि प्राइस चेंज क्या होगा, प्राइस प्लस हो रहा है कि माइनस। अब देखते डेली प्राइस चेंज और ये इंपॉर्टेंट है, आपने काउंट किया नंबर ऑफ रन्स इंपॉर्टेंट है। मतलब सर ये रन टेस्ट हो गया। यस। और रन क्या होना चाहिए? एवरेज। और ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ रन्स एक्सपेक्टेड नंबर बेस्ड ऑन रैंडमनेस यू फाइंड दैट दे अलाइन क्लोजली सपोर्टिंग द आइडिया दैट प्राइस चेंज फॉलो अ रैंडम पैटर्न। ठीक है? प्राइस चेंज कैसे फॉलो हो रहा है? रैंडम पैटर्न, मतलब हमको नहीं मालूम कि प्राइस किधर रैंडमली। ठीक है। टेस्ट 3 जो आपने चेक किया, दिस इज फिल्टर रूल टेस्ट। उसमें हम एक लिमिट लगा देते हैं और हम कहते हैं कि इस लिमिट से अगर ऊपर जाएगा तो आने वाले दिनों में भी जाएगा और एक ऊपर फिल्टर लगा दिया, अगर 5% से ऊपर जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में उससे ऊपर नहीं जाने वाला, डाउन रहेगा। इस तरह से होता है। पूरा डिटेल यहाँ नहीं डिस्कस कर सकता। दिस इज फिल्टर रूल टेस्ट। और फ़िल्टर रूल टेस्ट में भी हमने जब चेक किया, रिज़ल्ट से ये पता लग रहा है कि ये रैंडम चांसेस है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा होने वाला है। तो ऐसा मार्केट भी एफिशिएंट ठीक है? मतलब वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट। कॉन्क्लूज़न क्या हुआ? थियरी है, पहला केस सिनेरियो कर रहा हूँ। सर उससे ये पता लग रहा है, जो एविडेंस है उससे ये पता लग रहा है कि जो मार्केट है वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट है। ठीक है? क्योंकि कोरिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है? और जो प्राइस पैटर्न है और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रैंडम चांसेस है कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम पास्ट प्राइस के हिसाब से हम नहीं सोच पा रहे कि आगे क्या। ठीक है।
बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना मुझसे कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ। भाई कैसे होगा? ऐसे में तो मेरा काम है 10 मिनट तो इसी में निकल गए। टेस्ट 2 कौन-सा टेस्ट है? कोई शक की बात नहीं है, रन टेस्ट ही था। फ़िल्टर रूल टेस्ट, फ़िल्टर रूल्स एप्लाई नहीं होता है अगर हम प्राइस का अनुमान लगा सकते हैं फिर तो फ़िल्टर रूल्स, या पास्ट ट्रेंड पर डिपेंड करता है या कोरिलेटेड है या रैंडम है। सर अगर प्राइस रैंडम है तो फ़िल्टर रूल टेस्ट भी एप्लीकेबल नहीं है। टेस्ट 1 इज़ कॉल्ड। अब यहाँ जो है ना, यहाँ ऑटो कोरिलेशन शब्द तो लिखा नहीं है, तो पक्का-पक्का हम कौन-सा लिख देंगे? सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। टेस्ट 3 इज़ फ़िल्टर रूल टेस्ट। ठीक है जी। रिजल्ट ऑफ योर स्टडी सपोर्ट द, जो मार्केट है, जो रिजल्ट आया, क्या आपका जो मार्केट है वो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है? नहीं जी, वीक फॉर्म है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, सेमी एक्सपोनेंश, ठीक है यार, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी वो तो एक जैसा जो मुझे जी दिख रहा है ना। मार्कोविट्स तो पोर्टफोलियो में, तो सर सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसमें रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी का मतलब मार्केट किधर जा रहा है किसी को नहीं मालूम। इन टेस्ट की मदद से हमें यही तो पता लगा। ये जो आंसर है ये एज पर आईसीएआई है। एक आध क्वेश्चन मेरा होगा तो अलग बात है, मैं बता दूंगा कि कौन सा आईसीआई के। और हो सकता है कि इन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, क्या है वो आप देख लो। ठीक है जी, ठीक है सर। सर बहुत हो गया थियोरी, अब थोड़ा सा झेल कर नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ। पढ़े। टारगेट है 20 क्वेश्चन, फिर अगला टारगेट है 20 क्वेश्चन। सर केस सिनारियो नंबर 2। ये क्वेश्चन शायद आपका देखा देखा लग रहा होगा, पर अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर ए इंटरेस्टेड है कि 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड एक्स में, या तो म्यूचुअल फंड एक्स में लगाओ 100%, या तो वाई में लगाइए, या तो 60-40 का रेसो। 60% एक्स में लग जाएगा, 40% वाई में लगेगा। एवरेज एनुअल रिटर्न बाय म्यूचुअल फंड एक्स, एक्स से रिटर्न कितना हो रहा है? एक सेकंड में लिख लूँ तो मुझे दिक्कत। सर म्यूचुअल फंड एक्स में लगा रहे हैं तो 12% का रिटर्न है, और सर वाई में लगा रहे हैं तो 11% का रिटर्न है, और अगर हम दोनों में लगाते हैं तो 12 इंटू 0.6, 11 इंटू 0.4, सर 11.6% कर। अगर मैं दोनों में लगाता हूँ तो 11.60% का रिटर्न हो। सर ये 60-40 काट दीजिए। आगे एवरेज रिटर्न अर्न बाई म्यूचुअल फंड एक्स एंड म्यूचुअल फंड वाई 11%, रिस्क फ्री रेट दिया 8% और आरएम दिया 10%। जरूरत पड़ी तो हम सीएपीएम के हिसाब से काम कर लें। कोवेरियंस दे रखा है म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई एंड मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स आर एस फॉलोज। अगर इसको देखो तो ये सर वेरिएंस है एक्स का, इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालना तो स्क्वायर रूट करना पड़ता। 4.4 का स्क्वायर रूट, 4.4 का स्क्वायर रूट 2.097 या 98। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे 2.098। पहले देख लेते हैं कि हमसे मांगा क्या। सर हमसे मांगा है स्टैंडर्ड डेविएशन म्यूचुअल फंड एक्स का 2.0976, तो आंसर आएगा 2। ठीक है जी, ठीक है सर। दूसरा पोर्टफोलियो का रिटर्न, तो वो तो निकाला हमारा 11.60%। बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे बताइए कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे, तो सर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम वो ज्यादा अच्छा, तो वही काम कर लेते। ऐसे ऐसे इसका निकला, वाई का भी निकाल लेते हैं। 4.2 स्क्वायर रूट किया तो 2.049। अब सवाल है कि पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकले। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकले? तो याद करो, अब भी यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, अब किसका निकालना? पोर्टफोलियो का। अगर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम पता है हम कैसे करते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर,
into weight of a square, standard deviation of b square into weight of b square, इस तरह से करते थे, प्लस 2 into weight of a into weight of b into covariance ab, और कोवेरियंस ए बी या कोवेरियंस एक्स वाई दिया है क्या, चेक करो, कोवेरियंस एक्स वाई, हाँ सर दिया हुआ है, ये है कोवेरियंस एक्स वाई, एक्स और वाई, तो 4.3200, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का जाएगा, है ना यार। तो 0.6 इंटू 4.4 एम प्लस में डाल देते हैं, 0.4 इंटू 4.2 एम प्लस में डाल देते, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.32 एम प्लस एम आर सी, सर ये आ गया 2 पॉइंट, पोर्टफोलियो का आ गया 2.0808। अब बताओ कि किसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम दिख रहा है, सर 2.09, 2.02, 2.08, तो सर ये अच्छा है, ऑल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड वाई, मतलब मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एक्स, इसमें म्यूचुअल फंड 2.09 और यहाँ 2.02 दिया हो, मैं चेक कर लूँ, 4.3 का स्क्वायर है 2.07, ओहो गलत निकाल लिया था क्या, 4.3 स्क्वायर 2.07 तो भी चलेगा यार, मेरे ख्याल से y इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड वाई, सिर्फ किसके हिसाब से बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और किसी तरीके से बोलता तो मैं क्या करता, आरपी माइनस आर ई करता, आरपी माइनस के, मतलब अल्फा निकाल के भी मैं डिसाइड कर, पर उसने कहा कि बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, उस हिसाब से मेरा जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए था थर्ड का, ऑल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड वाई, वाई ही आ रहा, 4.4 का स्क्वायर है 2.09, 4.3 का 2.07, तो 2.07 अच्छा है, मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए, सर इसमें तो 2 दिया है, गलत हो सकता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से आंसर ऑल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड वाई होना चाहिए, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। ओके, अब बात करते हैं हम केस सिनेरियो नंबर 3। ओके सर, दो फ्रेंड है, ओके सर, दो फ्रेंड है, ए और एन वर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क ऑफ मार्केट, वाइल मिस्टर ए और शॉर्ट ऑफ रिस्क एवर्स और एक एग्रेसिव वगैरह ये सब बताया है, मिस्टर एन कैन नॉट डाइवर्सिफाई द मार्केट रिस्क एट ऑल एंड ही कोटेड द मॉडर्न, ठीक है सब कहानी है, ये एग्रेसिव और डिफेंसिव, ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट हमारा देखा देखा लग रहा होगा 100%, बेस्ड ऑन द अबो सिनारियो आंसर द फॉलोइंग, बीटा निकालना है डिफेंसिव का, डिफेंसिव कहाँ है, डिफेंसिव, सर बीटा कैसे निकलता है, 2 ही साल का रिटर्न है, तो सर ये और ये इन दोनों के बीच का, डिफेंसिव के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 9%, और मार्केट के बीच का 25 माइनस 7, सर 18%, तो 9/18 तो आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है जी, ठीक है सर। दूसरा, इफ द मार्केट रिटर्न इज इक्वली 7% और 25%, देन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ एग्रेसिव स्टॉक, मतलब यार 0.5 वेट के हिसाब से बोल रहा, ये एग्रेसिव है, तो सर 4 + 40 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 22%, हाँ मेरे ख्याल से आंसर आएगा 22%, ठीक है, मैं आंसर नहीं देख रहा हूं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है जी, वो आप देख लेना, अल्फा ऑफ डिफेंसिव, अब अल्फा में दिक्कत, देखो 2 टाइप का अल्फा होता था, याद है आपको, हाँ सर, एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला अल्फा होता था, बिल्कुल सही, और एक अल्फा होता था ER माइनस के, और जब तक कैरेक्टरिस्टिक लाइन ना पूछा जाए वो वाला अल्फा हम यूज ही नहीं करते, एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अल्फा कौन सा वाला यूज किया है, सर ER इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा RM कैरेक्टरिस्टिक लाइन, ओके, और किसकी बात कर रहे हैं, डिफेंसिव, सर डिफेंसिव का देख ले कि डिफेंसिव का रिटर्न कितना दिखाई दे रहा है, 50-50% पे ना, अल्फा ऑफ डिफेंस 59% दिख रहा है डिफेंसिव का,
तो ये हो गया 9, अल्फ़ा हमको निकालना है, बीटा हमारा आ गया 0.5 और आरएम 50-50% के हिसाब से आरएम कितना आया? 18। 50-50 के हिसाब से 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 16%। 25 माइनस 7, ठीक है ये था। 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 सर 16 है ये। 16 देखा मैंने गलती क्या किया, मैं डिफरेंस ले रहा था। ऐसे इसको भी जोड़ के 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 13.5, गड़बड़ मत कर देना भाई मेरे जैसे। ओके, तो सर 16 इंटू 0.5 8 8 माइनस 13.5, आंसर आ रहा 5.5, माइनस मतलब प्लस में आया, ये अल्फा उधर चला जाएगा और सर 8 माइनस 30, ठीक है चल जाएगा, आंसर आ गया 5.5 प्लस में। ठीक है जी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी किसने लिखा है? हैरी मार्कोविट्स। एज पर कैपिटल मार्केट लाइन थियरी, the portfolio lying on capital market line over the market portfolio occur। यहाँ एक दिक्कत की बात है, कैपिटल मार्केट लाइन अगर किसी को याद हो तो ऐसा करते थे, यहाँ होता था आरएफ और यहाँ होता था सर मार्केट, मतलब यहाँ होता था स्टैंडर्ड एविएशन और लाइन ऐसे स्टार्ट होती थी और ये होता था, यहाँ होता था स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट। अच्छा, और ये होता था आरएफ, याद है? अच्छा सर, सिक्योरिटी मार्केट लाइन में यहाँ बीटा होता था, कैपिटल मार्केट लाइन में यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन। और मैं आपसे बोलता था कि ये जो पोर्टफोलियो है ये मोस्ट डाइवर्जिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि कुछ पैसा हम मार्केट में लगाते हैं और मैंने आपको और एक बात बोला था, यहाँ जो लगा रहे, सॉरी, यहाँ जो पैसा लगाते हैं यहाँ रिस्क फ्री और मार्केट दोनों में लगाते हैं, और यहाँ जो पैसा लगाया जाता है ये रिस्क फ्री से, मतलब यहाँ रिस्क लवर होता था, यहाँ रिस्क एवर्स होता था, अगर आपको याद है तो। और इस लाइन में मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता था। तो अगर मैं कहूँ कि उसने पूछा है कि बताइए कैपिटल मार्केट लाइन जो है ओवर द मार्क, जो मार्केट पोर्टफोलियो है, आंसर लैंडिंग पोर्टफोलियो, अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ की बात करूँ तो मैं लैंडिंग पोर्टफोलियो बोल सकता हूँ, पर आईसीए ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोला, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना भी चाहिए जब आप कैपिटल मार्केट लाइन के डीप में जाओगे तो। पर कैपिटल मार्केट लाइन का कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। पर जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सफिशिएंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम मोस्ट डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक स्टॉक या दो स्टॉक में पैसा नहीं लगाते कैपिटल मार्केट लाइन में, हम सारे स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं। तो भाई आप सेंसेक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ना, वही तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक, और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ इस पे, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। चलो सर, ये क्वेश्चन तो अभी किया ना, अभी तो किया, पर इस क्वेश्चन में कुछ और खास बात है, इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। केस सिनेरियो नंबर 4, देखो यार, कर रहे हो तो ढंग से करो, ठीक है सर। मिस्टर अभिषेक 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख 20 हज़ार, मतलब वही हो गया सर 15%, 14% और 10% और 12%। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। एक बार तो रीड कर लेता हूँ। वेरिएंस बोला तो वेरिएंस तो वैसे भी बन जाएगा। वेरिएंस किसका? मार्केट का वेरिएंस ये दिखाई दे रहा है कितना, 3.100, ये तो वैसे ही हो जाएगा। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी बन जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वो भी बन जाएगा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर बताइए कि किस में पैसा लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कौन क्या है म्यूचुअल फंड एक्स का, और पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, ये सारी चीज। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। यहाँ म्यूचुअल फंड वाई, और मैं तो म्यूचुअल फंड वाई ही बोल रहा था, ठीक है। देख लोगे इस क्वेश्चन को, रिपीट क्वेश्चन हो रहा, पर सुनो, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपका कहना कि यार पिछला वाला तो किया हमने क्वेश्चन, तो ये तो रिपीट, ये तो, पर इसमें जो मांगा गया है ना, रिक्वायरमेंट है वो अलग है, ठीक है। तो प्रैक्टिस का बनता है, प्लीज प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये आईसीएआई का क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बनता भी है ये वाला क्वेश्चन कर, ठीक है सर।
सर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, बीटा दिया, स्पेसिफिक रिस्क का मतलब होता है सर अनसिस्टमैटिक रिस्क और टोटल रिस्क दिया हो और लिखा एज्यूमिंग सीएपीएम होल्डिंग गुड। टोटल रिस्क निकालना है ए का। तो देखो मैंने क्या किया, सुनो सुनो यार, इसका टोटल रिस्क मालूम है मुझको 422 इंटू इक्वल टू, तो 484 ले लेते हैं। और सर सिस्टमैटिक स्पेसिफिक रिस्क मतलब 49। तो सर 484 में से 49 माइनस करोगे तो सर 435 आ गया। 435 कौन सा रिस्क है सर? टोटल में से अनसिस्टमैटिक रिस्क माइनस किया तो ये आ गया हमारा सिस्टमैटिक रिस्क, बिल्कुल सही। और सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है सर बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट। 435 हमको मालूम है, बीटा हमको मालूम है 1.4 स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ मार्केट इसकी मदद से निकल जाएगा। 435 डिवाइडेड बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4, तो सर 221.94 वेरिएंस ऑफ मार्केट आ गया 221.94। इसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो 14.90। मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो 14.90, पता नहीं, देखते हैं। अब सर हम ऐसा काम कर सकते हैं, अब हमको वेरिएंस ऑफ मार्केट पता है, इसकी मदद से हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं कि यस, इसका एक ही बात कर रहा हूं, तो 1.2 स्क्वायर और ये हमारा कितना निकला था इंटू 221.94, तो 1.2 इंटू इक्वल टू प्लस 221.94, तो टोटल आ गया 223.38 और उसमें 25 जोड़ देते प्लस 25, 248 उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 15.76 के आसपास सर वो आपका नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लूं कि मुझसे कहाँ गलती हो रही। 1.4 इंटू इक्वल 435 डिवाइडेड बाई 221.94 को स्क्वायर रूट किया तो 14.89। कोई बात नहीं, अगर मैं 14.89 का स्क्वायर ले लूं तो 1.2 इंटू 14.89 इंटू इक्वल टू, ठीक है सर, प्लस 25 जो भी है स्क्वायर रूट 18.5, ये आंसर आ रहा। पता नहीं, एक बार मैं चेक करूं क्या सर सही है इस बार, थैंक गॉड। तो जैसे ये किया टोटल रिस्क, वैसे क्या कर लो कि बी कर लो कि इसमें दिक्कत नहीं, ये आपका निकल जाए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सी कैसे निकलेगा सर? ये एक समस्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि सीएपीएम के हिसाब से हम मान रहे कि ये जो एक्सपेक्ट रिटर्न है किसके हिसाब से है? सीएपीएम के हिसाब से। तो मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन से काम कर, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब यार ईआर मालूम है मुझको, ठीक है सर। अब ईआर मालूम है मुझे, फॉर्मूला क्या है सर? सीएपीएम का है 18 इज इक्वल टू आर एफ प्लस एमआरपी, और बीटा कितना है जी? बीटा है सर 1.2, मतलब 1.2 एमआरपी। ऐसे दूसरा ले लेते हैं 10 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा कितना है 0.5 एमआरपी। आर एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ आर 8 आ गया और 1.2 माइनस 0.5, तो सर यहाँ 0.7 एमआरपी आ गया। एमआरपी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 0.7, सर 11.43 हो गया एमआरपी। अब एमआरपी की मदद से हम क्या निकाल लेंगे? आरएफ। ओके सर, एमआरपी निकल गया तो यहाँ आरएफ इसी इक्वेशन में पुट कर लेते सर। 18 हमको मालूम है, आरएफ नहीं मालूम, प्लस 1.2 इंटू 11.43। भाई मेरी टैब में लिखने की आदत नहीं है। ओके, तो 1.2 इंटू 11.43 माइनस 18, तो सर 4.29 आ जाएगा आरएफ, या 4.28 ले लेते। अब निकाल ले, किसका निकल रहा है? सी का। तो सर एमआरपी कितना है? एमआरपी है 11.43, तो 11.43 इंटू 1.4 प्लस 4.28, आंसर आ रहा है 20.28%। ठीक है जी, हाँ बोले यार। ओके, तो आधा घंटा हुआ और आधा घंटा में भाई साहब भाई साहब भाई साहब 5 क्वेश्चन हुए सर। कहाँ आप 20 क्वेश्चन करवाने में तो हालत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ो, मैं थोड़ा-सा वाटर ब्रेक ले लूँ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एन इन्वेस्टर इज इवैल्यूएटिंग टू कंपनीज ए लिमिटेड बी लिमिटेड टू डिटरमाइन व्हिच कंपनी इज बेटर इन्वेस्टमेंट बोथ द कंपनी हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं, ये क्वेश्चन भी क्या बुक से ही है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये है 20% एक्स परसेंटेज। ठीक है, ये लिखने की आदत डालो भैया। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है, ए का है 40% और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 38%। इसके अलावा बीटा भी दिया हुआ है, इसका बीटा है 0.86 और इसका बीटा है 1.24। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है सर? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, चाहे आपका कोई भी बुक क्यों ना। इन दोनों के बीच का कोरिलेशन दिया है सर, कोरिलेशन कितना दिया है? 0.72 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट दे दिया है 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो। बस ध्यान ये देना, पहले बी दिया है उसके बाद ए दिया है। मतलब ए में कितना लगा है सर? ए में 70% लगा है और बी में 30% लगा है। निकल जाएगा 22 इंटू 0.7 एम प्लस और 22 इंटू 0.7 एम प्लस और 24 इंटू 0.3 एम प्लस एम आर सी। आंसर 22.60%। ठीक है जी, चलिए आगे। अब बोल रहा है स्टैंडर्ड एविएशन निकालो, इसी वेट से आप स्टैंडर्ड एविएशन निकालोगे। स्टैंडर्ड एविएशन और पोर्टफोलियो निकालना है जिसमें हमको कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है अच्छे से। स्टैंडर्ड एविएशन हमको मालूम है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर। 40 स्क्वायर, याद है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए स्क्वायर, और वेट है 0.70 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर 0.3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 0.72। कोरिलेशन कितना है? 0.72। बस करेगा यस। तो सर 40 इंटू 0.7 इन सॉरी 40 into 0.7 into equal to m plus 38 into 0.3 into equal to m plus 2 into 0.7 into 0.3 into 40 into 38 into 0.72 m plus mrc स्क्वायर रूट। हे भगवान, आज आंसर 37.06 आया। 37 के आसपास है तो आंसर ये है। ठीक है, अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। कोवेरियंस निकालना है, तो कोवेरियंस कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू मतलब 40 38 सर 40 इंटू 38 इंटू 0.72, ये तो कोवेरियंस का फॉर्मूला। 48 इंटू 38 48 है क्या यार? तो 40 है, यही गड़बड़ आप कर रहे हो, यही हमसे भी होगा। 40 इंटू 38 इंटू 0.72 1094 1094.40 और ये होता है परसेंटेज स्क्वायर में। तो दो बाई, क्योंकि ये ऐसे दे रखा तो डिवाइडेड बाय 2 बार 100 करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ गया 0.1094 1094। आंसर ये आएगा। ये परसेंटेज में नहीं दिया है ना यार। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन द रिस्क फ्री रेट शैल बी, रिस्क फ्री रेट क्या आएगा? तो यार अभी तो निकाला था हमने किसी एक क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट, यस। इसका मतलब सर यार ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हो जाएगा। बिल्कुल सही, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमको डेटा भी दिया 22 और 24 और हमको क्या दिया है? आरएफ दिया है। क्या आरएफ तो निकाल लेंगे ना सर? ओके, मेरे पास जगह तो नहीं है पर मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से आ जाएगा भाई, मुझे पूरी उम्मीद है। पॉइंट नंबर
4 साइमल्टेनियस इक्वेशन से आ जाएगा, मुझे इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। सर कर लो ना 1, 2, 2 क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों बन जाएगा मुझे अभी तो करवा यार, उस चीज़ को क्या रिपीट करें। तो 20 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपसे आ जाएगा। 2 रिटर्न दिया है, हाँ सर, ये 22% और 24%, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन जो अभी करवाया था जस्ट पहले वैसे ही करोगे तो हो जाएगा। ओके, पोर्टफोलियो खत्म, हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में केस सिनेरियो नंबर 7। टारगेट क्या है? टारगेट है 20 क्वेश्चन सर, 20 क्वेश्चन हो जाए ना, और फिर कल 20 क्वेश्चन तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मिस्टर वाई हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड एज पर द फॉलोइंग डिटेल। 4 लाख 10.5 रुपया 10 रुपये 30 पैसे आपका एनएवी है जब आपने परचेस किया था। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 9,000, एनएवी लास्ट का दिया, इफेक्टिव यील्ड दिया हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबो इन्फॉर्मेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग। मोस्ट एप्रोप्रिएट बोला है, तो भाई वो आपसे कहना चाहता कि कम ज्यादा हो सकता है, चलेगा। टोटल एनएवी बताओ 31 मार्च किसका म्यूचुअल फंड हुआ है? टोटल एनएवी क्या होता है सर? यहाँ बताइए टोटल एनएवी क्या होगा। तो सुनो, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? 8 लाख। तो यहाँ आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स 10 रुपये 10 पैसे ना। लाख वाई का ना, म्यूचुअल फंड वाई का, यस 10 रुपये 10 पैसे। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड तो है ही नहीं है, जीरो। अच्छा उस समय क्या हो गया सर? उस समय हो गया 10 रुपए। ये क्लोजिंग एनएवी, टोटल एनएवी मतलब पर यूनिट नहीं, टोटल। तो सर 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपये 10 पैसे, तो ये आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 10 करोगे तो ये आ गया 792079। आंसर आएगा सी। टोटल यील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स इन रुपीज। म्यूचुअल फंड एक्स को टोटल कितना मिल रहा? सर इसका भी वैसे ही करें कि 4 लाख। आप सुनते जाना, मैं यहाँ लिख तो नहीं सकता यार, लिखने में टाइम लगेगा। 4 लाख, कैलकुलेटर मेरे साथ साथ चला सकता। 4 लाख डिवाइड इससे करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट से जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 रुपये 30 पैसे इंटू 10 रुपये 35 पैसे। ठीक है, ये आ गया, और 9,000 अलग मिला प्लस 9,000। तो अगर देखा जाए तो टोटल एनएवी आ गया 410, एनएवी प्लस डिविडेंड 410941 के आसपास। पर उसने टोटल यील्ड पूछा शायद रुपीस में, यील्ड का मतलब एक्स्ट्रा कितना, माइनस क्या करोगे 4 लाख। तो टोटल यील्ड दिख रहा है मुझे 10942 के आसपास। ये आंसर है। टोटल यील्ड इन रुपीस टर्म मतलब यार प्रॉफिट कितना कमाया, यील्ड का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ डेज म्यूचुअल फंड एक्स और नंबर ऑफ डेज म्यूचुअल फंड बाय। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डेज कैसे? तो सुनो, काम कर, पहले मैं इसकी बात करूं क्या। 9.66 ये है इफेक्टिव यील्ड। इसकी मदद से हम होल्डिंग पीरियड निकाल, रिटर्न निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालोगे? सर ऐसा कर लेते हैं, सुना ध्यान से कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट का तो डेट ही नहीं मालूम, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालेंगे? अच्छा ये कर लो आप, यार टोटल कितना हम परसेंटेज में कितना कमा रहा है वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालेगा। परसेंटेज में कितना कमा रहा है, हम म्यूचुअल फंड एक्स की बात कर रहा है, ये परसेंटेज में कितना कमा रहा है। तो सर हम कमा रहे 410 941, ऐसा कुछ था, माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। तो सर हम 2.74% के आसपास कमा रहे हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 2.735%। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 9.66 है 365 दिन में, तो 2.735% कितने दिनों में यूनिटरी मेथड से काम हो सकता है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? 365 100
103 या 104 दिन, कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। 365 दिनों में मुझे डेज़ निकालना है ना, तो ऊपर डेज़ आना चाहिए। अगर मुझे डेज़ निकालना तो ऊपर डेज़ ही लिखूँगा। तो 365 दिनों में कितना? 9.66, तो 2.735 कितने दिनों में? तो मैंने कैसे किया, 365 डिवाइडेड बाय 9.66 इंटू 2.735 जो भी निकला होगा। तो मेरे हिसाब से 103 दिन के आसपास आ रहा है। आंसर 103 डेज आ जाए। ठीक है। सर ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड वाई का भी कर सकते हैं कि कर सकते? आओ करके देखिए क्या? यस। सबसे पहले मुझे होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ेगा म्यूचुअल फंड वाई का। कैसे निकलेगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए 10 पैसे इंटू 10 माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख डिवाइडेड बाय 10.10 इंटू 10 जो भी आया माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। तो सर ये आ रहा होल्डिंग पीरियड 0.99 माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब वही कर रहे हैं। 365 दिन में 11.66 नेगेटिव, तो 0.99 कितने दिनों में नेगेटिव? तो 365 डिवाइडेड बाय 11.66 इंटू 0.99, 31 डेज के आसपास आना चाहिए। 31। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छा था म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये तो यार आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन। सर कर ही ले क्या? कर ही लेते हैं। क्या लगता है कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे। या फिर ऐसा कर ले 10, 10, 10, 10 कर 1-2 घंटे एक साथ आप देख नहीं पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद। तो ऐसे ही कर लेते हैं। भले एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँ, पर 10 एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ 10 किस क्वेश्चन ऐसे करके करेंगे। मतलब यार 8 हो गए ना, 9 म्यूचुअल फंड का है और 10 भी म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अच्छा है। तो अभी पोर्टफ़ोलियो म्यूचुअल अभी 10 देखो यार, मैं जानता हूँ कि अगर मैं 4 घंटे का वीडियो डालूँगा आपसे नहीं होने वाला। भले ही मैं एक दिन में 1 वीडियो ये डाल देता हूँ, अगला वीडियो फिर डाल देता हूँ, ऐसे करूँगा ना तो मेरे ख़्याल से हो जाएगा। ठीक है सर, 10 ही करते हैं। तो सर 7 हो गया हमारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2021। सर ये क्वेश्चन तो हमसे ईज़िली बन जाएगा, मैं जानता हूँ बन जाएगा आपसे। ज़रा मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। तो 1 जुलाई 2021 को ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था हमने। यहाँ लिखा था हमने 1 जुलाई 21, और जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कितना यूनिट्स में पैसा लगाया था? 10,000 यूनिट्स। फेस वैल्यू कितना था? 10। ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ 31 मार्च 22 हो गया। तब यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ हो गए? 9 मंथ, है ना? ओके। और यहाँ जो है 31 मार्च 2022 को डिविडेंड भी मिला 10%। अमाउंट में निकाल ले सर, 10,000 यूनिट्स है, 10 रुपये फेस वैल्यू, 10% डिविडेंड है। तो सर यहाँ 10,000 रुपये हमको मिला डिविडेंड का। ठीक है, 10,000 रुपये किस चीज़ का मिल गया? डिविडेंड का। मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज यील्ड, यहाँ का एनुअलाइज यील्ड उन्होंने बताया 153.33%। पर हमें जो भी बैक कैलकुलेशन करना है उसके लिए सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो 153.33% है 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना? 153.33 इंटू 9/12, तो सर 115%। तो यहाँ इस पीरियड में हमने जो कमाया वो तो कितना कमाया? 115%। उसके बाद 31 दिसंबर, हालाँकि 31 दिसंबर नहीं लिखा रहना चाहिए, पर 31 दिसंबर लिखा है, पुराना क्वेश्चन है। 20% डिविडेंड, यहाँ जो है 31 मार्च होना चाहिए था। अगर यहाँ 31 मार्च है तो हाँ जी, ये यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 31 मार्च होना चाहिए था। 31 मार्च 2003 को कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है? 20%। ठीक है सर। और 31 मार्च 2024 का भी कुछ डिटेल दिया हुआ है। हाँ सर, ये क्वेश्चन हमको याद है, बस मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, ये क्वेश्चन याद है। आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन। और यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया? 11,296.11 यूनिट्स हो गए।
जब एनुअलाइज़ यील्ड कितना था? एनुअलाइज़ यील्ड था सर 73.52%, तो हम देख लेंगे, यहाँ 9 महीने हो गए, यहाँ 12 महीने हो गए, यहाँ 12 महीने हो गए, तो 12 + 12 + 9 टोटल मिलाकर 33 मंथ्स हो गए, तो एचपीआर निकल सकता है कि लास्ट तक का? यस सर। कैसे निकलेगा? 73.52 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 12, आंसर ये आ रहा मेरा 202.18%। ठीक है? ओके, 202.18%। अभी क्या मांगा है? मांगा है कि एनएवी बताइए, इस डेट का एनएवी। ठीक है सर, तो एनएवी निकाल रहे हैं हम लोग। हमको एचपीआर मालूम है। यस, कितना परसेंट? 115%। एक्स मतलब यहाँ का वैल्यू 31 मार्च लगाया कितना था? 1,00,000 डिवाइडेड बाय आएगा, लगाया कितना था? 1,00,000। तो सर 1,00,000 प्लस 115% प्लस 1,00,000 इंटू 115% प्लस 1,00,000, तो टोटल मिलाकर यहाँ जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई? 2,15,000। एग्री हो इस बात से? हाँ बोलो ना यार। अब 2,15,000 में वो भी यूनिट्स है जो हमने 10,000 देकर खरीदा होगा, ये बात है ना? तो सर वो 10,000 को अलग कर दो पहले, क्लियर कट है। मतलब 2,15,000 में से मैं आपसे सीधी-सीधी बात बोलूँ, 2,05,000 तो वैल्यू है 10,000 यूनिट्स की जो मेरे पास पहले से था। इसमें से 10,000 रुपए मैंने अलग कर दिया अभी। सीधा मैं एक्स वैक्स लगा के काम नहीं कर रहा हूँ यार। तो सर 2,05,000 इस 10,000 यूनिट्स का एनएवी है। और जो 10,000 रुपए डिविडेंड है, डिविडेंड का मैंने हटा दिया, जो 10,000 रुपए है उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आएगा वो हम बाद में देखेंगे। उस हिसाब से 2,05,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहाँ एनएवी है 20 रुपए 50। आंसर आएगा 20 रुपए 50। अब क्वेश्चन हो जाएगा, और सर 10,000 रुपए से क्या नई यूनिट्स खरीदा होगा? यस, 10,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, सर 10,000 रुपए से हमने और नई यूनिट्स खरीदा है 487.80 यूनिट्स, और 10,000 ये हो गया, तो टोटल मिलाकर अब हमें इस डेट में हो गया कितना यूनिट्स हो गया? 10,487.805 यूनिट्स हो गए टोटल मिलाकर। ठीक, इट मीन्स अगर यहाँ 20% मुझे डिविडेंड मिलेगा, इंटू 10 रुपए इंटू 20% डिविडेंड, अगले साल अगर मुझे 20% डिविडेंड मिलेगा तो किस पे मिलेगा, और डिविडेंड का अमाउंट क्या होगा? तो मैं कह रहा हूँ प्लस 10,000 इंटू 10 इंटू 20%। अगर डिविडेंड मिलेगा तो टोटल मिलेगा डिविडेंड मुझे 20,975.609, ये डिविडेंड मिलेगा। ये कब का डिविडेंड है? अगले साल का। पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। अभी मेरा आंसर 20 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 50 पैसे आया ना भाई? हाँ। दूसरा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा? तो 10,487.80 यूनिट्स हो जाएगा। टोटल डिविडेंड कितना रिसीव्ड होगा? 20,975.60। और सर 31 मार्च 2023 का एनएवी क्या आएगा? तो बात ये समझो, यहाँ 11,296 यूनिट्स है ना? ओके। और पहले यूनिट था 10,487, तो यूनिट से भी तो बढ़ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, पर यूनिट से बढ़ाना है यार। यस, तो हमने री इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो किस रेट पे किया होगा वो निकाल लीजिए। सर पहले था, अभी हो गया 11,296.11, और पहले था माइनस 11,296.11 माइनस 10,487.805, तो सर 808.305 यूनिट्स हमने खरीदा है। यस, 20,975.609 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू 25.95। इस रेट पे हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा 25.9। ठीक है जी, ठीक है सर। एनएवी बताना 31 मार्च 2024 को, तो उसका हमने एचपीआर निकाला था 202.18%। तो 202.18% इज इक्वल टू एक्स माइनस लगाया कितना था? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो सर 1,00,000 इंटू 202.18% प्लस 1,00,000, तो टोटल आ गया हमारा एनएवी 302,180। और ये कितने यूनिट्स पर हैं? यूनिट्स,
11,296.1 11,296.11 डिवाइडेड बाय 11,296.11 आंसर आया 26.75। ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं भी करवाऊं तो भी हो जाएगा, पर क्यों छोड़ूं यार। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमारा 1 घंटे में 10 क्वेश्चन है, 4 घंटे लगेंगे भाई, कुछ भी कर लो आप। 2 की स्पीड से देख रहे हो कि अगर आप 2 की स्पीड से देख रहे हो तो 4 घंटे 1 घंटे का आधे घंटे में हो जाएगा, 30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि टाइम की कमी है, मत देखो आईपीएल। मैं भी नहीं देख रहा हूँ भाई, मेरा भी तो टेंशन है ना यार। केस सिनेरियो नंबर 4 9 9 और 10 करके खत्म करेंगे। 40 क्वेश्चन है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। सर इसका पीडीएफ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि आईसीएआई ने जो बुकलेट इश्यू किया उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत है, और इसमें जो दिया गया है ये एज पर आईसीएआई दिया है, तो आपको देखना पड़े जी। अच्छा सर, एक काम कर सकते हो क्या आप इसमें सही करके पीडीएफ अपलोड करोगे तो कितना मजा आएगा। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं ये जो पीडीएफ है ना, इसमें आंसर सही करके अपलोड कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म। इसको लगेगा तो वो वीडियो देखना, नहीं लगेगा कम से कम कंफर्म तो हो जाएगा कि इसमें आंसर जो आपकी बुकलेट है, जो आप पीडीएफ दे उसमें तो आंसर गलत नहीं है। हाँ, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं इसमें बाकी 10 तक तो मैं करवा दिया हूँ, पर फिर भी अपडेट कर देता हूँ। बाकी के क्वेश्चन में भी आंसर करेक्ट वाले अपडेट कर देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है जी, ये ज़्यादा अच्छा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? अच्छा, 9 कर रहे थे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड। भाई डिविडेंड ऐसा भी कोई डिक्लेयर्ड होता है क्या? 10%, 25% समझ, 9.98% डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो रहा है। ऑन द यूनिट्स अंडर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, द इन्वेस्टर आर इश्यूड एडिशनल यूनिट्स एट अ एट द क्लोजिंग रेट। बोले जो है ना, जो डिविडेंड है ना, एडिशनल यूनिट्स इश्यू हो रहा है उसके लिए, ठीक। क्लोजिंग एनएवी दिया हुआ है 24 रुपया 95 पैसा। ये भी क्वेश्चन क्या आईसीएआई का? हाँ जी। एन इन्वेस्टर मिस्टर एक्स हु इज, उसके पास टोटल मिलाकर 20,800 यूनिट्स है। 20,800 एट द ईयर एंड में 20,800 यूनिट्स हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और जो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड से पहले इन्वेस्टमेंट किया था, और किस रेट पे किया था? ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड 0.04। इट मीन्स उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ कहीं किया है, बीच में डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गया, और यहाँ का टोटल एनएवी जो दिया, टोटल यूनिट्स हो गए यहाँ 20,800 यूनिट्स हो गए। और जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 20,800 से कम ही इन्वेस्टमेंट किया होगा, और किस रेट पे किया था? बोले यहाँ का जो ओपनिंग एनएवी है ना उस पे, ठीक है जी। ओपनिंग एनएवी पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ, गड़बड़ तो ठीक। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम। ओके, ठीक है, अभी ठीक। चलो जी, मैं क्या बोल रहा था भाई, यहाँ है नंबर, यहाँ का यूनिट्स दिया है कितना? 20,800। और जो एनएवी दे रखा ना, वो भी क्लोजिंग एनएवी दे रखा है 24 रुपया 95 पैसे। इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है, और ओपनिंग एनएवी प्लस कुछ लोड होगा उस पे उन्होंने किया है। ठीक है सर, यहाँ तक हमको बात समझ। ओके, आगे बढ़े। यस, सबसे पहले वो ओपनिंग एनएवी मांग रहा है, ओपनिंग एनएवी, ठीक है। टैब में मेरी आदत नहीं है बढ़ाने की, कोशिश कर रहा हूँ आपको इसलिए जल्दी जल्दी हो जाए। वो बोल रहा है कि यार क्लोजिंग एनएवी 25% से एप्रिशिएट हो गई। मतलब सर इसको 25% से, मतलब ये जो होकर आया 25% एप्रिशिएट होकर आया, तो डिवाइडेड बाय 1.25 कर दे तो ओपनिंग एनएवी आ जाएगा। मतलब 24.95 डिवाइडेड बाय 1.25, आंसर आ जाएगा 19.96, कुछ था नहीं। दूसरा, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, जब इन्वेस्टमेंट किया था तो कितना यूनिट्स परचेज किया था, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था।
इसमें आंसर गलत दिया है, आईसीएआई का आंसर गलत है, एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था। सर हम कौन-सा वाला करेंगे? आईसीएआई वाला, आपका वाला, मेरा वाला भाई? क्योंकि ये पॉइंट गलती से उन्होंने ए लिख दिया, ए स गलत आंसर। तो सर कैसे करना? कैसे करना? मैं आपको बता मैंने कहा यार 20,800 जो यूनिट्स है वो तो इसमें डिविडेंड भी तो जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैंने क्या किया है, अगर ध्यान से देखो, ₹24.95 लिया, ठीक है सर, प्लस डिविडेंड का अमाउंट निकाला, ₹10 फेस वैल्यू, ये डिराइव किया हो मैंने फॉर्मूला 9.98%, तो 10 इंटू 9.98%, 10 इंटू 9.98%, सर 0.998, तो मैंने यहाँ 0.998 किया, मतलब इसमें ये और डिविडेंड भी जुड़ा हुआ है ना? और इंटू कर दिया मुझे विदाउट डिविडेंड यूनिट्स। ऐसा कुछ है नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन आपको करवाया। तो सर 20,800 डिवाइडेड बाय, नहीं पहले 24.95 प्लस 0.998 एम प्लस में डाल दिया, 20,800 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू इंटू 24.95, 19,999, मतलब टोटल मिलाकर कितना यूनिट्स है? 20,000। तो सर हमने इन्वेस्टमेंट कितना ही किया था? हमने 20,000 यूनिट्स लगाया था, और कितने के हिसाब से? ओपनिंग एनएवी मतलब 19.96 प्लस लोड 0.04, तो हमने जो 19.96 प्लस 0.04 इंटू 20,000, टोटल हमने 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, आंसर आएगा ए, 4 लाख। ये गलत है, और यहाँ होना चाहिए था 20,000 यूनिट्स। ठीक है जी, ओके। आगे क्या किया है सर? यहाँ तक 1 2 3 तो ठीक है, 1 2 और 3। आगे जो है ना, इस पे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पर क्योंकि थियरी है तो मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं चला सकता। एक्सपेंसेस रेशियो क्या होता है? हम देखते हैं कि यार म्यूचुअल फंड जो कर रहा है, पर यूनिट एक्सपेंसेस पर यूनिट डिवाइडेड बाय एनएवी पर यूनिट, और म्यूचुअल फंड का हम एक्सपेंसेस रेशियो निकालेंगे, और जिसका एक्सपेंसेस रेशियो कम है उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो बोल रहा है, बताइए एक्सपेंसेस रेशियो में क्या इनकरेक्ट है, बोल रहा है। ये आप पढ़ लेना। मेरे ख्याल से इसने जो आंसर लिखा है इसका 1 एंड 3 मतलब बी लिखा है, ये इनकरेक्ट है। तो देखते हैं 1 में क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम नहीं है देखा जाए तो, ये तो एक्सपेंसेस है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और 3 के विषय में इट इंक्लूड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कॉस्ट तो इंक्लूड होता है एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से इनकरेक्ट के मामले में ये है, बाकी ये सब करेक्ट है, पर आप पढ़ना, मैं थियोरी का कोई गारंटी नहीं देता। Test consider and uses downside deviation। बताइए कि कहाँ डाउनसाइड डेविएशन यूज होता है टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन की अपेक्षा? सिर्फ डाउनसाइड डेविएशन कहाँ यूज होता है? एक्सपेंस रेशियो में, शार्प रेशियो में, ट्रेनर रेशियो में, ये तीनों पढ़ा हुआ है आपका, और यहाँ कहीं भी डाउनसाइड डेविएशन यूज नहीं होता। ट्रेनर रेशियो में बीटा यूज होता है, शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्सपेंस रेशियो में। तो सर डाउनसाइड डेविएशन क्या है? अभी इस हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, एक ही बच्चा है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मैंने टेस्ट में दिया था तो आपने शॉर्टिनर रेशियो ही लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा है, सब टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आईसीएआई की गलती नहीं है, ये मेरी खुद की गलती है। इट मीन्स उस वो डी के विषय में बोल रहा था, मैं के विषय, इसमें आंसर दोनों ही गलत है, तो प्लीज ध्यान देना, दोनों आंसर गलत है। इसको ठीक करें क्या? देयर आर टू म्यूचुअल फंड, डी म्यूचुअल फंड, मतलब जिनको अभी तो मैं आपको अपडेटेड पीडीएफ दे रहा हूँ, तो ये सब ठीक करके ही पहुंचाऊंगा। डी और के है, और डी म्यूचुअल फंड का एनएवी दिया है ₹70.71, और इसमें जो पूछा वो के विषय में पूछा है, और ये भी के विषय में पूछा है, तो मैं डी के विषय में नहीं भी पढ़ूं तो चलेगा। मेरे लिए काम का कौन सा है? के। उसका एनएवी कितना है सर? 62.50, 62.50। इसमें 96% क्या है बोल रहा है? इक्विटी।
तो 62.50 इंटू 96%, तो 60 रुपए इक्विटी का पोर्शन है। और बचा कैश का कितना सर? कैश बचा 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 3 रुपए पर यूनिट एनुअल चार्जेस, 3 रुपए पर यूनिट। और ये 1 महीने बाद का पूछ रहा है एनएवी। क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सर इसमें से हम 3/12 0.25 कैश का माइनस कर दे, तो 2.5 माइनस 0.25, तो सर कैश तो 2 रुपए 25 पैसे बचेगा। अब सवाल है कि यार एनएवी में कितना चेंज हो रहा है। बोले मार्केट गिरेगा 5% से। अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी तो गिरेगा, तो वो डिपेंड किस पे करता है? बीटा। तो इसकी मदद से हमको बीटा निकालना पड़ेगा। अब बीटा के लिए यार स्टैंडर्ड डेविएशन दिया और शार्प रेशियो दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? आप शार्प रेशियो को यूज करेंगे। वो कैसे निकाल देंगे सर? ईआर माइनस शार्प रेशियो, सर आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और कितना दे रखा है ये 3.3, तो आरपी माइनस आरएफ आ जाएगा 5 इंटू 3.3, तो सर ये आ गया 16.5 आरपी माइनस आरएफ। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? बीटा। और ट्रेनर रेशियो कितना दिया है हमको? 15, तो सर 16.5 डिवाइडेड बाय 15, तो सर बीटा आ गया 1.1। तो आंसर आएगा सी। प्लीज इसको ठीक कर लेना, इसका आंसर है पहले का सी। ठीक है, बीटा कितना आया? 1.1। अगर मार्केट 5 से गिरेगा तो 5 इंटू 1.1, और ये 5.5% से गिरेगा, -5.50%। तो 60 माइनस 5.50%, तो सर ये आ गया 56.70। बताओ एनएवी कितना? +2.25, आंसर आ रहा है 58.95। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर ये क्वेश्चन तो बुक का है, आपने गलत लिखा। यहाँ मेरी गलती थी, जहाँ मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दबाजी में हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज खत्म कर रहे हैं। डेली टारगेट क्या रहेगा? डेली टारगेट 10 क्वेश्चन रहेगा, 4 दिन में खत्म। ओके, थैंक यू सो मच। इन बाकी क्वेश्चन के भी मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ और आपको करेक्ट करके दे देता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आपको वीडियो देखना ना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ।